नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। क्या वक्फ बोर्ड बिल मोदी सरकार की लोकसभा में पहली हार है? दूसरा, क्या अमित शाह को धरपकड़ मंत्री बना दिया जाना चाहिए? तीसरा, क्यों एलटीजीसीए पर पैर वापस खींचे सरकार ने? इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे हमेशा की तरह आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मैं चूंकि मेरे पास ये डेटा रहता है, इधर थोड़ा मेंबरशिप लेने में आप लोग थोड़ा कोताही कर रहे हैं, तो अगर हो सके मेंबरशिप ले लें, हमें इसकी ज़रूरत है। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आप एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देते हैं, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। इसकी हमें आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात, क्या वक्फ बोर्ड बिल मोदी सरकार की लोकसभा में पहली हार है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़े फैनफेयर के साथ था कि वक्फ बोर्ड बिल लाया जाएगा, वॉइस वोट कराया जाएगा और इसको पास करा दिया जाएगा। आज सुबह तक यही चल रहा था। बिल पेश हुआ, किरण रिजिजू जी ने बिल पेश किया, चर्चा शुरू हुई। अब ये था कि इस पे वोट होगा, लेकिन वोट नहीं हुआ। और वोट ना होने से ज़्यादा अचंभित करने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली बात सबके लिए ये थी कि बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। न सेलेक्ट कमेटी, न कंसल्टेटिव कमेटी, सीधे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी। तब उसको जेपीसी को सुपुर्द कर दिया गया, मतलब ठंडे बस्ते में। ये क्यों हुआ और इसका क्या अर्थ है, ये मैं वक्फ बोर्ड बिल समझ लीजिए और उसके बाद इस पे आते हैं कि ये क्या और क्यों हुआ है। वक्फ बोर्ड, देखिए आप पहले समझ लीजिए, ऐसा जो नैरेटिव चल रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है, लैंड है, और शाजिया इल्मी भी इसमें कूद गए, सभी लोग कूद गए हैं। बीजेपी ये कह रही है कि ये बिल में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि मुस्लिम लोगों से ही इनको ये बार बार डिमांड आ रही है कि भाई आप ये वक्फ बोर्ड बिल लाइए। जैसे बीजेपी का ये कहना था कि तलाक वाला जो बिल था वो मुस्लिम महिलाएं कह रही थी। हालांकि मुस्लिम महिलाएं, कहीं बीजेपी ने ये सब उनके कहने से किया, लेकिन वोट सारी मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को नहीं दिया इस बार। तो शाजिया इल्मी के अनुसार करीब 8.5 लाख प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम से रजिस्टर्ड हैं। ये एक्ट सबसे पहले 1954 में बनाया गया था, फिर एक नया कानून 1995 में आया और उसको अमेंड किया गया 2013 में, और 2013 के बाद वक्फ बोर्ड को काफ़ी पावर्स मिल गई थी। अब पहले तो ये समझ लीजिए कि वक्फ की संपत्ति होती क्या है, किसको वक्फ की संपत्ति कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो पार्लियामेंट पुरानी थी वो वक्फ की ज़मीन पे थी, इत्यादि इत्यादि। जो भी चल अचल संपत्ति, अब हम वो अल्लाह के नाम कहते हैं, कोई गॉड कहता है, जो भी चल अचल संपत्ति ईश्वर के नाम पर डेडिकेट फॉर चैरिटेबल एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए की जाएगी। मतलब ईश्वर के लिए, भाई किसी ने कहा कि ये ले लीजिए, ईश्वर के लिए हम इसको दान देते हैं। अब चूंकि वो मुस्लिम वाला है तो अल्लाह के नाम किसी भी डीड या डॉक्यूमेंट के द्वारा वो वक्फ की ज़मीन हो जाती है। क्योंकि ये वक्फ की प्रथा जो है, ये जब से डॉक्यूमेंटेशन और ये सब कागज़ आए उससे पहले से वक्फ की प्रथा चल रही है। तो इसी वजह से बहुत सी ऐसी संपत्तियां भी हैं जो लंबे समय से यूज़ में हैं, वो भी कंसिडर की जा सकती हैं एज वक्फ प्रॉपर्टी। अब वक्फ की संपत्ति का होता क्या है? तो वक्फ की संपत्ति पब्लिक वेलफेयर के लिए या इंडिविजुअल यूज़ में, अगर वो बहुत वंशागत, उसके हेरिडिटरी है, उसके यहाँ उसके पिताजी दादाजी यूज़ कर रहे थे, तो वो भी दी जा सकती है। वक्फ की संपत्ति एक चीज़ और समझ लीजिए, नॉन ट्रांसफरेबल है। ये इट इज़ हेल्ड इन द नेम ऑफ गॉड फॉर परपेचुइटी। ऊपर वाले के नाम पे ये सदैव रहेगी, ये उसका मालिक वही रहेगा। तो ये कभी भी ये ट्रांसफरेबल नहीं हो सकती है वक्फ की ज़मीन। तो पहली चीज़, कई लोग इसमें ये कहते हैं नहीं वो ट्रांसफरेबल नहीं हो सकती है। वक्फ संपत्ति होने वाली
से जो आय होती है उससे वक्फ की शिक्षण संस्थाएं चलेंगी, कब्रिस्तान का खर्चा होता है, मस्जिद का खर्चा होता है, अनाथालय होता है, मुस्लिमों के लिए सब चीज़ें चलाई जाती हैं। 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनी थी, CWC। सेंट्रल बॉडी जो स्टेट लेवल पे वक्फ बोर्ड है उसको सुपरवाइज करती है। करीब 32 स्टेट में मतलब ये वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, उनके सुपरवाइज CWC करती है। वक्फ बोर्ड लीगल एंटिटी है और जहां पर नामित सदस्य वक्फ की संपत्तियों की देखभाल करते हैं। अभी क्या हो रहा है, जो अभी क्या इसलिए क्यों हल्ला मचा, करीब 40 अमेंडमेंट्स इस वक्फ के कानून में करने की बात है और संक्षेप में उसकी पावर को कर्टेल करने की बात है। कुछ कानून हो सकता है एक आध ठीक हो, लेकिन ज़्यादातर कानून के बाद वक्फ की कोई ताकत नहीं रह जाएगी। जैसे यह है कि वक्फ बोर्ड में अब हिंदू भी जा सकता है, हालांकि पहले सिर्फ मुसलमान जाते थे। कानून ये हो रहा है कि जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से वक्फ की संपत्तियों का किराया तय होगा। एक जो सबसे मुश्किल बात है यह है कि वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसके ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये मैंडेटरी है। आपको अगर वक्फ की जमीन की संपत्ति है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना होगा। दूसरा यह है कि कोई भी सरकारी संपत्ति जो वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज है उसको वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा, उसको सरकारी संपत्ति मान लिया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो फाइनल आर्बिट्रेटर होंगे, मतलब जो इसका जो आर्बिट्रेशन होगा वो फाइनल आर्बिट्रेटर होंगे ये निर्णय करने के लिए कि कोई संपत्ति वो वक्फ की प्रॉपर्टी है या सरकारी जमीन है, और उसका निर्णय फाइनल होगा। और इसमें यह है कि महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। एक बार जब डीएम ये निर्णय ले लेने के बाद डीएम की जो रिपोर्ट है उसके वो अगर मान लीजिए उससे कहा कि यह है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। वक्फ का नाम हटा के सरकारी नाम या जो भी डीएम साहब रिपोर्ट करेंगे वो हो जाएगा। अब ये मुस्लिम समाज को ऐसा लग रहा था कि ये उसके व्यक्तिगत उसमें जो हमारा देश का संविधान ये कहता है कि हर एक को प्रैक्टिस अपने रिलीजन की करने की छूट है, उस पे ये कहीं कुठाराघात है। लेकिन मुख्य रूप से ये समझना होगा, जो मुझे जितना समझ आता है, ये केवल ये सब नहीं है। ये केवल इसलिए है कि बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं है। राम मंदिर का काट चला नहीं, हिंदू मुस्लिम करते रहो, हिंदू मुस्लिम करते रहो। उनको लगता है कभी तो ये पहले इतना अच्छा चलता था ये काट, लेकिन ये हमारा सिक्का जो है चलेगा ज़रूर एक दिन। तो उनका सिर्फ वक्फ बोर्ड से पे ये सब करके कोई वक्फ बोर्ड की ज़मीन हिंदुओं को नहीं मिलने जा रही है या हिंदुओं के नाम से रजिस्ट्री नहीं हो रही है। लेकिन अगर मुस्लिम समाज इससे दिक्कत हो रही है तो बीजेपी का जो काडर है वो इससे खुश होता है। लेकिन अब ये आज वोट पे क्यों नहीं डाला गया, उसको बिल को पास क्यों नहीं किया गया? ये बिल भाई ये तो वो सरकार है ना। अगर आपको याद हो कि पिछले साल जब देश के सीआरपीसी और आईपीसी का जो धाराएं बदल रही थी, नए कानून आ रहे थे, तो 100 से ऊपर 140 शायद के आसपास सांसदों को आपने एक्सपेल कर दिया था और उस दिन आपने कानून पास करा दिया था। ये वो सरकार है। आज सरकार को एकदम से याद आती है, कहती नहीं हम इसको जेपीसी में भेजेंगे। मेरे हिसाब से दो प्रमुख कारण। एक, अब 234 इंडिया गठबंधन वर्सेस 240 का मुकाबला है। ये जो बीजेपी कहती है ना मेरे पास मेरा एनडीए 294 नहीं, ये 234 वर्सेस 240 का है। मेरे पास निश्चित सूचना है, मेरे आज सुबह भी बात हुई, जब ये बिल प्रेजेंट हो रहा था उसके आधे घंटे पहले बात हुई। चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ के लोगों को पूरी ठीक से आश्वस्त किया है कि आप घबराइए मत, अगर इस पे वोट होता है तो हम सरकार के खिलाफ वोट देंगे और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने नो अनसर्टेन टर्म्स में कहा है कि हम इसमें आपके साथ हैं, मतलब वक्फ बोर्ड मुसलमानों के साथ हैं
और हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सरकार के अगेंस्ट वोट देंगे, इस बिल के अगेंस्ट वोट देंगे। तो अब क्या होता, दिक्कत थी ना। जनता दल यू का मेरे पास पक्की खबर नहीं है। जनता दल यू, ये तो हुआ कि जनता दल यू इस बिल के साथ नहीं रहेगा, लेकिन वो सरकार के विरोध में वोट देगा कि एक्सटेंड करेगा, ये पक्की बात नहीं। तो सरकार को झक मार के, सरकार को ये पता था कि अगर आज, अच्छा ये तो हम लोग बहुत से लोगों की बात कर रहे हैं, अब बहुत से ऐसे भी हैं जो मन में तो जिस दिन मौका लगेगा ना उस दिन बताया जाएगा कि क्या है भाई। ऐसे भी तो अगर कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल हैं तो बीजेपी में भी तो कुछ स्लीपर सेल होंगे आपसी झगड़े वाले। तो ये बिल्कुल पता था बीजेपी नेतृत्व को कि आज मुंह की खानी पड़ जा सकती है, तो उन्होंने इसको जल्दी से जेपीसी की तरफ इसको घुमा दिया। अब जेपीसी में गया तो जब होगा तब होगा। दूसरी बात, क्या अमित शाह को धरपकड़ मंत्री बनाया जाए? धरपकड़ मंत्री मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल एक डेटा आया, आप सबने वो देखे होंगे, लेकिन जरा उसको एग्जामिन करने की जरूरत है। 10 साल के सरकार ने सदन के पटल पे डेटा रखे हैं कि कितने लोग पीएमएलए कानून के तहत पिछले 10 साल में पकड़े गए। पीएमएलए कानून वही जिसको लेके ईडी सबको, जिसको चाहता है उसको उठा लेता है, उसको एक एक साल बंद कर देता है, चार्जशीट भी नहीं फाइल करता है, जो मनाए वो करता है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सब लोग उसी के वो हैं, हेमंत सोरेन, ये सब लोग उसी में। तो एक फिगर्स है, 2014 में 190 जो केसेस रजिस्टर हुए थे, मैं उसकी सिर्फ जल्दी जल्दी बोल देना जो सरकार ने कल बोला है। 2014 में 195, 2015 में 148, 2016 में 170, 2017 में 171, 2018 में 146। 5 साल में मोदी जी की जो पहला 5 साल था, उस 5 साल में 830 केस कुल रजिस्टर हुए। अब 2019 आया, 2019 का इलेक्शन हुआ मई में, और आ गए अमित शाह साहब गृह मंत्री बन के, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में। उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति यह है कि उन्होंने 2019 में, जब वो अभी मई में आए थे, पहले तो उन्होंने अगस्त में आते ही 377 में लग गए। फिर राम जन्मभूमि वाला केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी मॉनिटरिंग होने लगी। 2019 में 188 केस हुए, लेकिन अब तक कंट्रोल में आ गए थे अमित शाह साहब। 2020 में कितने केस हुए? 708। 2021 में कोरोना के पीरियड में, मतलब आज 20 में भी कोरोना था, 21 में भी कोरोना, 1166, 1166। मतलब जो 5 साल में केस हुए थे 830, उससे ज़्यादा एक साल में अब अमित शाह रिकॉर्ड बना रहे थे। 2021 में 1166, 22 में 1074, 23 में 934। इन्होंने अपने लास्ट जब और बढ़ाते गए, जैसे जैसे चुनाव आते गए, पीएमएलए केस और लोगों को करके जेल में डालते गए। 24 में अभी 31 जुलाई तक, मतलब 7 महीने में 397 है। तो स्पीड तो धीरे हो गई है, 240 आने से स्पीड तो धीरे हो गई है। ये भी बताया गया है कि पिछले 10 साल में कुल 5297 केसेस रजिस्टर हुए, जिसमें से पिछले 5 साल में 4467 केस रजिस्टर हुए। मतलब बिल्कुल अमित शाह साहब ने आके उड़ा दिया, जिसको कहते हैं चौके छक्के रोज बंद करो। मतलब अगर आप 1166 केस 365 दिन में कर रहे हैं, तो मोटे तौर पे आप अपनी स्पीड 3 से ज़्यादा की बनाए हुए हैं। 3 तो रोज करने, मतलब जाड़ा गर्मी बरसात 7 दिन, एवरेज 3 को रोज अंदर करो और 3 केसेस रोज दर्ज करो। लास्ट 6 साल में सरकार की वो है, लास्ट 6 साल में सिटिंग एमपी एमएलए, सिटिंग या फॉर्मर, मतलब वर्तमान या भूतपूर्व एमएलए या एमपीज में के ऊपर 132 केस लगे। और इन 132 केस में पिछले 6 साल में कुल 3 केस का ट्रायल कंप्लीट हुआ। बाकी 129 को मतलब जेल में रहो, बाकी कुछ कर रहे हैं, या जेल में रहो या बेल पे रहो, मतलब एक परेशान रहो। 132 केसेस में 3 का ट्रायल कंप्लीट हुआ और केवल 1 कन्विक्शन हुआ, 2 लोग छूट गए।
बाकी 129 केस अभी लटके हुए हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल इस तरह से लोग हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि हमें शाह साहब ही ये काम करते हैं। उनको ये ठीक से समझ में आता है कि ईडी के थ्रू वो इलेक्शन मैनेज करते हैं, ईडी के थ्रू वो सरकार गिराते हैं, ईडी के थ्रू वो सरकार बनाते हैं, ईडी के थ्रू वो पार्टी तोड़ते हैं, ईडी के थ्रू वो पार्टी में किसी को लाते हैं। ये सारा ईडी ही एक तरह से सबसे मतलब एक्टिव फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी हो गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब तीसरी बात कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है एलटीजीसी, उस पर सरकार ने अपने पैर वापस खींच लिए। जब मैं पैर वापस खींचना बोल रहा हूं तो कल या परसों आ गया है कि अब जो एलटीजीसी है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो जो नया सरकार ने कानून बनाया था कि किसी भी प्रॉपर्टी का जो कैपिटल गेन होगा उस पर हम 12.5% लेंगे, वो वापस हो गया। नहीं, वो वापस नहीं हुआ है, वो ऐसे ही है। लेकिन साथ में जो पुराना कानून है जो ये कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी जब भी आप लेंगे और जब भी बेचेंगे उसके बीच का इंडेक्सेशन, मतलब जो इन्फ्लेशन रेट है, वो जो इंडेक्सेशन रेट एक इनकम टैक्स वाले बनाते हैं, वो जनरली इन्फ्लेशन से ही उसको कनेक्ट करते हैं। उस रेट के अनुसार हम उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। ये पुराना कानून है। तो अब इनका कहना है कि दोनों कानून है, आप चाहिए तो इसमें, चाहिए तो इसमें, तो सब लोग इसी में आएंगे, क्योंकि ये प्रेशर तो बीजेपी के लोगों के ऊपर ज़्यादा था। मतलब जो प्रॉपर्टी रखते हैं उनका बहुत प्रेशर था, जो बीजेपी के समर्थक हैं। लेकिन एक मूलभूत बात आती है, बीजेपी ने इसको वापस क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि बीजेपी की फितरत में नहीं है। बीजेपी का अब ये कहना है कि नहीं, 23 जुलाई 2024 के बाद जो भी होगा उस पर यह नया कानून लागू होगा, और पहले भी लागू होगा, लेकिन अगर आप चाहिए तो आपके पास वो छूट है। बहुत से जो भी अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ हैं, जो इकोनॉमी को समझते हैं, उन सबका एक कहना है कि देश में कानून किसी भी जगह एक होना चाहिए। जैसे आजकल आप रिटर्न के लिए 2 इनकम टैक्स के रिटर्न के रूल्स हैं ना, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, नहीं, ये कंफ्यूजन करती है। किसी भी अच्छी इकोनॉमी में एक ही होता है, ओनली दिस। सरकार को सोच समझ के उस पर लेना चाहिए निर्णय। लेकिन ये भी वो भी, ये वही बात है कि जब हम कहते हैं ना कि पेपरलेस ऑफिस, तो ज़्यादातर लोग जो सरकारी दफ्तर में काम करते हैं या कहीं वैसे उसमें काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में, तो डिजिटल भी रहेगा और कागज़ भी रहेगा, दोनों। वो डिजिटल, आपने कागज़ से हाथ नहीं जोड़े। उसी तरह से आप अगर देश की प्रगति चाहते हैं तो कानून एक ही होना चाहिए, एक ही रूल होना चाहिए, दो नहीं। तो ये इनहेरेंट एक वीकनेस और एक गलती है इस कानून में। ये सरकार तो इसको वापस लेने से रही, क्योंकि ये सरकार को तो लगता है मेरी इज्जत चली जाएगी। लेकिन फिर भी पब्लिक प्रेशर में, और फिर जो मैं बार बार बोलता हूँ, 240 वर्सेस 234 के प्रेशर में इस कानून को ड्रॉप तो एक तरह से वर्चुअली ड्रॉप तो करना ही पड़ा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।